दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हॉरोस्कोप इंटरप्रिटेशन, समग्रता से किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण श्रृंखला की अगली कड़ी नक्षत्र है। नक्षत्र जन्म कुंडली विश्लेषण की अत्यंत ही सूक्ष्म विधि रही है। हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने नक्षत्रों पर विचार अनुसंधान करने की कोशिश की है। इसकी बहुत ही उत्कृष्ट परंपरा रही है। जन्म कुंडली क्या है? जब जन्म हो रहा होता है उस समय में वह ब्रह्मांड जिसका असर हम पर होता है, मतलब ब्रह्मांड का वह अंश जिसका असर हम पे होता है, पृथ्वी पे होता है, वनस्पतियों पे होता है, वह कैसा था? ब्रह्मांड का वह अंश 27 नक्षत्रों से बना है। नक्षत्र क्या? तारों का समूह। तारों का समूह एक अलग अलग आकृति में बनते हैं और जिस आकृति दिखाई पड़ती है उसके आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, विशाखा, श्रवण, स्वाति जैसे 27 नक्षत्र। जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं वे सारे ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में रहते हैं। लग्न जो आपका उदित होता है वह भी किसी न किसी नक्षत्र में उदित होता है। जन्म कुंडली विश्लेषण करने के क्रम में हम इन नक्षत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं, आज उसी तथ्य पर विचार करने जा रहे हैं। इसके समझाने के लिए भी मैंने वही कालपुरुष कुंडली का प्रयोग किया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेष लग्न, चंद्रमा मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में, मंगल राहु चतुर्थ भाव में, मंगल अश्लेषा में, राहु पुष्या में, सूर्य बुध तुला राशि में, सूर्य स्वाति में, बुध भी स्वाति में, शनि श्रवण नक्षत्र में, केतु श्रवण नक्षत्र में, बृहस्पति 11वें भाव में कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र में। यह तो मैंने बता दिया कि जन्म कुंडली में किन किन नक्षत्रों में लग्न है, किन किन नक्षत्रों में अन्य ग्रह हैं। हम इस पर विचार कैसे करें? क्या सभी ग्रहों का विचार करना चाहिए? समग्रता से तो सभी ग्रहों का विचार करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 उन नक्षत्रों का प्रयोग करना चाहिए। किन नक्षत्रों का? लग्न किस नक्षत्र में है इस कुंडली में देखें। लग्न अश्वनी नक्षत्र में है। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि में होता है। इनका लग्न मेष है। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। मेष का स्वामी मंगल होता है। कुंजवत केतु शनिवत राहु, मतलब कुंज का अर्थ मंगल से है। कुंजवत केतु, केतु मंगल की तरह होता है। अब यहाँ अश्वनी किस राशि में है? मेष राशि में। और अश्वनी नक्षत्र का स्वामी कौन सा है? केतु। तो मंगल स्क्वायर कह लीजिए, मंगल का अति अधिक प्रभाव इस पे दिखेगा। मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल उत्तेजना का प्रतीक है। वह यदि नकारात्मक पक्ष में बहुत अधिक हो जाए
तो वह अत्यधिक गुस्से का भी प्रतीक है, क्रोध का भी प्रतीक है। अच्छी स्थिति में हो तो वह कुछ कर गुजरने की तमन्ना, उत्साह, उमंग, उसका गतिविधि हमेशा सजग, सतर्क। और जो नक्षत्र है अश्वनी, उसका प्रतीक चिन्ह भी घोड़ा है। हम प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस गुणों को समझते हैं। अश्वनी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, तेज रफ्तार से चलने वाला, सब काम जल्दी जल्दी करने वाला, सब चीज की अपेक्षा भी जल्दी जल्दी करने वाला। अश्वनी क्षिप्र नक्षत्र भी है। क्षिप्र का अर्थ होता है अत्यधिक तीव्रता, जल्दी जल्दी सब कुछ। तो मेष लग्न इस जातक का जो है, जो कुंडली आपको दिख रही है, उसमें एक विशेष तरह की अधीरता, इम्पेशेंस दिख पड़ती है। उत्साह है, उमंग है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, एक्टिविटी है, गतिशीलता है, सजगता है, लेकिन साथ साथ अधीरता भी है। कोई रिजल्ट आने वाला हो तो वह चाहता है जल्दी ही आ जाए। रिजल्ट चाहे उसके पक्ष में हो या ना हो, जल्दी रिजल्ट उसे दिख जाए। तो अश्वनी नक्षत्र इस तरह के होते हैं। अश्वनी नक्षत्र का देवता अश्वनी कुमार होते हैं, जो देवताओं के चिकित्सक हैं। ऐसे जातक डॉक्टर हो या ना हो, MBBS हो या ना हो, लेकिन उन्हें किसी न किसी पद्धति में जानकारी होती है, उसके प्रति अभिरुचि होती है। वह चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, योगा हो, शरीर को ठीक रखने के लिए वह बहुत ही सजग रहता है। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा या लग्न अश्वनी में होता है, उनमें नैसर्गिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष को निरोग कर देने का, रोगों से ठीक करने की भी प्रवृत्ति होती है। नैसर्गिक रूप से यह शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। ये तो हमने कहा लग्न का नक्षत्र देख लिया। और क्या, सूर्य का नक्षत्र देखिए। आइए देखिए सूर्य कहाँ पे है। इनका कार्तिक महीने का जन्म है। कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में होता है। और नक्षत्रों की दृष्टि से देखें तो सूर्य इनका स्वाति नक्षत्र में है। राशि का स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु। इसका प्रतीक चिन्ह बड़ा अद्भुत है। इसका प्रतीक चिन्ह है हवाओं के बीच बीज से अंकुरित होता हुआ छोटा पौधा। उस छोटे पौधे में जीवन के प्रति ऐसी जिज्ञासा है कि वह तूफानों से भी नहीं घबराता, वायु से भी नहीं घबराता। वायु के बीच उसे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें नैसर्गिक होती है। और तो और इस स्वाति नक्षत्र का देवता भी वायु देव ही है। वायु दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका असर सर्वत्र होता है। वह दिखाई दे अथवा न दे, वह हमेशा रच बस रहा है आपके जीवन में, आपके संसार में, आपके जगत में। वह किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित कर ही रहा है। वायु नक्षत्र वाले लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। वह बहुत भावनात्मक नहीं होते। तो स्वाति नक्षत्र के लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। सोचना, समझना, विचार करना उनकी प्रकृति होती है। थिंक करना, सोचना, थॉट्स का आना। तो ये स्वाति नक्षत्र के ये लक्षण है। इनका स्वामी राहु होता है। राहु का प्रभाव इनके जीवन में होता है। अनायास परिस्थितियों को बदल देना, चेंज कर देना, जहाँ है वहाँ से सेपरेशन हो जाना, जिस भाव में है उस भाव को सेपरेट करने की कोशिश करना। सप्तम भाव में ये सूर्य है, स्वाति नक्षत्र में है, जिसका स्वामी है। तो इनका दाम्पत्य जीवन भी उतार चढ़ाव से प्रभावित होगा। चूँकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, अन्यथा ऐसे लोग में तलाक देखा गया है, डाइवोर्स देखा गया है। स्वाति नक्षत्र का यह असर होता है।
स्वाति नक्षत्र इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य इस राशि में नीच का होता है, तुला राशि में वह नीच का होता है। वह इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता हुआ सप्तम भाव में स्वाति नक्षत्र में है, तो इन्हें अपने बच्चों से बहुत सुख नहीं मिलना दिखता है। यद्यपि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि से यह प्रभाव कम हो जाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि, देखिए 11वें भाव में बृहस्पति है और 9वीं दृष्टि से वह पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देखता है। सूर्य पंचमेश है, संतान का कारक है। यदि बृहस्पति की दृष्टि नहीं होती तो सूर्य का नीच का होना और स्वाति नक्षत्र में होना, वो बच्चों से इन्हें सुख कम मिलने का संकेत मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा देखिए कहाँ है। चंद्रमा इनका मकर राशि 10वें भाव में है। वह किस नक्षत्र में है? वह श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र जिस राशि में होता है वह उसका स्वामी शनि होता है और इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। इस नक्षत्र का देवता विष्णु होता है और इसका प्रतीक चिन्ह 2 है। वामन के 3 पग, वामन अवतार जिसे विष्णु कहा गया है, उनके 3 पग। वामन कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ समझ लीजिए। वामन एक छोटे से साधारण ब्राह्मण के रूप में बाली के पास आए, लेकिन अंततः उन्होंने क्या किया? अपने 3 पग में पृथ्वी, पाताल और अंतरिक्ष तीनों को नाप लिया। तो शुरुआती दौर में यह जातक चाहे जितना भी कमज़ोर लगे या क्षमता जितनी भी कम लगे, अंततः वह इस संसार में सफल होता दिखता है। इसका दूसरा प्रतीक चिन्ह होता है कान, जिसका प्रयोग सुनने में किया जाता है। सुनना, यह सुनकर बहुत सी बातों को समझ लेता है। गूढ़ बात या वेदों की हो, अरण्यक की हो, उपनिषद की हो, वेदांत की हो, धर्म की हो, दर्शनों की हो, साहित्य हो, इन सब बातों को वह सुनकर भी समझता है। श्रवण नक्षत्र के लोग पढ़ने लिखने के प्रति उनकी विशेष तरह की अभिरुचि होती है। उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे जातक पढ़ना लिखना के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। इस नक्षत्र का देवता विष्णु होता है, इसलिए ऐसे जातक को जिनका नक्षत्र श्रवण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। श्रवण नक्षत्र की एक और विशेषता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, उनमें करुणा का भाव होता है। नक्षत्रों की दृष्टि से आप देखें तो हमने जो अभी तीनों नक्षत्र की बात की है, चाहे वह अश्विनी नक्षत्र हो, स्वाति हो या श्रवण हो, तीनों नक्षत्र गण की दृष्टि से, गण 3 होते हैं, देवता, मानव और राक्षस। ये 3 तरह की शक्तियाँ, इससे शाब्दिक अर्थ में मत जाइए। राक्षस का मतलब वाकई राक्षस नहीं होता, वह एक विशेष तरह की शक्ति होती है जिसमें अद्भुत डिजायर होता है और वह डिजायर इतना प्रबल होता है कि वह व्यक्ति किसी सीमा तक जाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आविष्कारक, वैज्ञानिक, ऐसे लोगों में यह प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। इसे गलत अर्थ में आप ना लें। इस कुंडली में जो तीनों नक्षत्रों का गण है वह देवता है, तो सात्विकता इस जातक में अधिक होगी। अंततः अध्यात्म के प्रति अभिरुचि जागेगी, वैराग्य होगा। साधना के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, निध्यासन के माध्यम से
यह व्यक्ति अंततः ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो हम नक्षत्रों के आधार पर इस तरह से विश्लेषण करते हैं। आपको यह जरूर समझना होगा कि नक्षत्रों का ज्ञान एक दिन में नहीं हो जाता। इस पर आपको मनन, चिंतन, अध्ययन करने पड़ते हैं। कौन सा नक्षत्र क्या है, उसके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, देवता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उनको जन्म कुंडली के विश्लेषण में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आगे कदम आपको बढ़ाना होगा, नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। कई पुस्तकें हैं। डेनिस हैरिस एक पुस्तक है जिसका प्राकथन डेविड फ्राउले ने लिखा है। वह नक्षत्र पर एक अच्छी पुस्तक है। कोमल सॉटन ब्रिटेन की एक महिला हैं, भारतीय मूल की हैं। इन्होंने भी नक्षत्र पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। मृदुला चतुर्वेदी की एक पुस्तक है, वह भी काफ़ी अच्छी है। संजीव रथ ने भी एक पुस्तक लिखी है, वह भी काफ़ी अच्छी है। वैसे जितने भी क्लासिकल ग्रंथ हैं, जैसे बृहदपराशरी, जातक परिजात, फल दीपिका, शंभु होरा प्रकाश, सब में छोटे छोटे हिस्से में संक्षिप्त में नक्षत्रों को समझाने की कोशिश की गई है। तो आप नक्षत्रों का अध्ययन करें और जैसे मैंने बतलाया है वैसे नक्षत्रों का विश्लेषण करें हॉरोस्कोप पे, और अपना, और यदि आप ज्योतिषी हैं तो अपने क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करें। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि नक्षत्रों के माध्यम से हम किसी कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नक्षत्र तक पहुँचते हैं। कैसे, आपको इस कुंडली के आधार पे उदाहरण स्वरूप मैं बतलाता हूँ। चंद्रमा किस नक्षत्र में है? श्रवण में, और उसका स्वामी भी चंद्रमा है। शनि किस नक्षत्र में है? श्रवण, उसका भी स्वामी चंद्रमा है। केतु का स्थिति भी वही है, श्रवण नक्षत्र में है और उसका स्वामी चंद्रमा है। मंगल अश्लेषा में है। बुध, अश्लेषा का स्वामी बुध होता है। बुध स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। राहु पुष्या में है। पुष्या नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि श्रवण में है। बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में है, उसका स्वामी राहु होता है। राहु पुष्या में है, उसका स्वामी शनि होता है। शनि श्रवण में है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। आप देखिएगा कि इस तरह से सिलसिलेवार देखने पर अंततः श्रवण नक्षत्र तक हम पहुंचते हैं। तो इस जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नक्षत्र श्रवण है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है। अब इसके आधार पर आपको प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करनी चाहिए। आज बात हुई नक्षत्रों की। कल एक अलग बिंदु, जो हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ हॉरोस्कोप इंटरप्रिटेशन, समग्रता से ज्योतिष विश्लेषण, जन्म कुंडली विश्लेषण करने की विधि को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाते रहेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जय हो, नमस्ते, आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, यही मेरी प्रार्थना है।